जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार पांडे आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब प्लेटफॉर्म टारगेट विद जितेंद्र पर। प्यारे बच्चों, इस समय शाम 7 बजे से हम लोगों का हिंदी का साहित्य का सीरीज चल रहा है, जिस सीरीज में हम लोगों ने अब तक आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, उसके बाद में भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद युग, प्रगतिवाद युग, इन चीज़ों को पढ़ चुके हैं। अगर आप लोगों ने अब तक उन समस्त क्लासेस को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको हिंदी साहित्य की प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। आप लोग उस लिंक से उससे जा कर के समस्त क्लासेस को देख सकते हैं। शाम 6 बजे से इंग्लिश ग्रामर का रेगुलर सीरीज आप लोगों का चल रहा है, आप लोग उससे भी लाभान्वित हो सकते हैं। वो समस्त डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है। आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ में आए हैं, प्रयोगवाद युग। इसमें प्रयोग खूब हुआ और उस प्रयोग से हम लोग देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हम लोगों को सीखने को मिलती हैं। ये एक मैराथन क्लास है, संपूर्ण निचोड़ एक ही क्लास में है और स्कूल और कॉम्पिटिटिव दोनों के लिए बहुत ही शानदार क्लास है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग शुरुआत करते हैं। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको आने वाली समस्त क्लासेस की महत्वपूर्ण अपडेट्स मिलती रहें। आप लोग इस क्लास को लाइक कर दीजिए और इसे अपने मित्रों के पास अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं और पहले प्रश्न से देखते हैं। ये एक व्याख्यात्मक प्रश्नों की सीरीज है। पहला प्रश्न क्या है कि प्रयोगवाद युग की शुरुआत मानी जाती है, तो कब से मानी जाती है? क्या 1936 से, या फिर 1943 से, या फिर 1947 से, या फिर 1950 से? तो देखिए बेटा, 1936 से हमने बताया था कि लखनऊ में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई थी और वहीं से प्रगतिवाद युग का शुरुआत हुआ था, तो ये हो नहीं सकता। 47 और 50 से कोई युग नहीं शुरू हुआ है, लेकिन 1943 में अज्ञे जी द्वारा पहला तार सप्तक आता है और इसी से प्रयोगवाद का आरंभ मान लिया जाता है। प्रयोगवाद का आरंभ 1936 से 43 से ही मान लिया जाता है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा। दूसरा प्रश्न क्या है? तो प्रश्न संख्या 2 है, प्रयोगवाद युग का प्रारंभ किस संकलन से हुआ है? इसको आप लोग तुरंत बताइए, क्योंकि अभी हमने पहले प्रश्न की व्याख्या में आप लोगों को बताया है। क्या दूसरे तार सप्तक से हुआ है, या तीसरे तार सप्तक से हुआ है, या तार सप्तक से हुआ है, या सप्तवर्ण से हुआ है? तो सप्तवर्ण नामक कोई संकलन ही नहीं आया है और दूसरा तार सप्तक और तीसरे तार सप्तक से नहीं हुआ, प्रथम तार सप्तक से हुआ है। तो यहाँ प्रथम नहीं है, मतलब कि यही वाले तार सप्तक की बात हो रही है, इसलिए सी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तार सप्तक के संपादक कौन थे? तो अज्ञे जी थे। अब हम लोग चलेंगे बेटा प्रश्न संख्या 3 पर। प्रश्न संख्या 3 क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 3 कह रहा है कि प्रयोगवाद युग के प्रमुख प्रवर्तक माने जाते हैं। प्रवर्तक मतलब किसने प्रयोगवाद युग का आरंभ किया? तो क्या अज्ञे जी हैं, या फिर गजानन माधव मुक्तिबोध जी हैं, या फिर नागार्जुन जी हैं, या फिर त्रिलोचन जी हैं? तो बेटा अगर हम बात करें प्रवर्तक की, तो अज्ञे जी ने तार सप्तक की सीरीज लाई थी। इन्होंने तार सप्तक का संपादन किया था और इसी से पहले तार सप्तक के संपादन से ही प्रयोगवाद का आरंभ माना जाता है। अज्ञे जी का एक लाइन था कि प्रयोग सभी कालों में हुआ है और प्रयोग होना स्वाभाविक भी है, तो वहीं से प्रयोगवाद का आरंभ मान लिया जाता है तार सप्तक से। तो इसलिए प्रवर्तक इसके कौन होंगे? तो अज्ञे जी होंगे। प्रश्न संख्या 4 कह रहा है कि तार सप्तक संकलन का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? किस वर्ष हुआ था? क्या 1936 में हुआ था, या 1943 में हुआ था, या 1950 में हुआ था, या 1957 में हुआ था? तो पहली बात तो जब प्रथम द्वितीय तृतीय ना हो तो आप पहले वाले तार सप्तक का बताएंगे, और दूसरी बात ये कि यहाँ पर एक ही ऑप्शन है जिसमें तार सप्तक का प्रकाशन हुआ था, 1943 में पहले तार सप्तक का, 1951 में दूसरे तार सप्तक का, और 1959 में तीसरे तार सप्तक का संपादन हुआ था। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है 1943 यानी बी वाला ऑप्शन, ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 देखते हैं। तो प्रश्न संख्या 5 एक रचना के बारे में पूछा गया है। अरि ओ करुणा प्रभामय कविता किसकी है? अरि ओ करुणा प्रभामय ये कविता किसकी है? क्या ये भवानी प्रसाद मिश्र की है, या फिर अज्ञे जी की है, या फिर केदारनाथ सिंह की है, या फिर शमशेर बहादुर जी की है? तो बेटा अगर हम बात करें अरि ओ करुणा प्रभामय,
तो ये रचना है अज्ञेय जी की। ये किसकी रचना है बेटा? तो ये अज्ञेय जी की रचना है, इसलिए बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 6 क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 6 कह रहा है कि प्रयोगवाद की प्रमुख विशेषता क्या रही है? क्या भक्तिपूर्ण शैली रहा है, या फिर व्यक्तिगत अनुभूति और प्रयोगशीलता रही है, या फिर श्रृंगार रस की प्रधानता रही है, या फिर लोकगीतों का समावेश रहा है? आप लोग विकल्प में उत्तर को देते रहें और आप लोग बताते रहें कि कौन सा विकल्प सही होगा। तो प्रयोगवाद में बेटा भक्तिपूर्ण शैली भक्ति काल में था, श्रृंगार रस की प्रधानता भी भक्ति काल में थी, लोकगीतों का समावेश यहाँ पर नहीं किया गया है। यहाँ पर क्या किया गया है? यहाँ पर व्यक्तिगत अनुभूति और प्रयोगशीलता के भावों को दर्शाया गया है। तो बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आप लोग कमेंट सेक्शन में उत्तर बताते रहें और आईपीएल मैच की चिंता ना करें, उससे पहले क्लास एंड हो जाएगा। 7वां प्रश्न है कि प्रयोगवादी कविता में भाषा होती है, कैसी होती है? क्या संस्कृत निष्ठ होती है, या फारसी मिश्रित होती है, या प्रयोगात्मक और प्रतीकात्मक होती है, या फिर सरल ग्रामीण होती है? तो बेटा प्रयोगवादी कविता में जो भाषा रही है वो प्रयोगात्मक और प्रतीकात्मक रही है। ये मैच अभी देखने से बेटा आपको कोई लाभ होने वाला नहीं है, तो उसमें अभी से आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान ना हो। आप लोग मैच की चिंता छोड़िए, जो आपकी चिंता है आप इसे करते रहिए। आप पढ़ाई कीजिए और सफल हो जाएंगे, तो मैच तो आप जब चाहेंगे तब देख लेंगे, वो तो हमेशा चलने वाली प्रक्रिया है। हाँ चलिए, अब हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 8 की ओर। प्रश्न संख्या 8 क्या कह रहा है? अज्ञेय द्वारा संपादित तार सप्तक में कितने कवियों को शामिल किया गया? क्या 5 कवि थे, या फिर 6 कवि थे, या फिर 7 कवि थे, या फिर 8 कवि थे? तो जो अज्ञेय जी द्वारा संपादित तार सप्तक था बेटा, सप्तक मतलब 7, और ये 7 नए नए कवियों को सामने लाना था, अर्थात सबका परिचय कराना था, इसलिए इसमें 7 कवि होते थे। तो सी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 है कि बावरा अहेरी किस कवि की रचना है? क्या ये केदारनाथ सिंह जी की है, या शमशेर बहादुर सिंह की है, या फिर अज्ञेय जी की है, या फिर धर्मवीर भारती जी की है? तो बावरा अहेरी जो है बेटा, ये शमशेर बहादुर सिंह जी की रचना है, बावरा अहेरी। तो बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 10 की ओर। प्रश्न संख्या 10 कह रहा है कि अरि ओ करुणा प्रभा में कविता में भाव है, कौन सा भाव है? क्या रहस्य का भाव है, या करुणा और सौंदर्य का भाव है, या फिर प्रेम का भाव है, या फिर क्रांति का भाव है? करुणा मतलब होता है दया, और प्रभामय, प्रभा मतलब चमकदार, प्रभामय मतलब क्या होता है? चमकदार। प्रभा मतलब किरण होता है, प्रकाश होता है। तो करुणा और सौंदर्य की बात की गई है बेटा, कहाँ पर? इसमें करुणा प्रभा, अरियो करुणा प्रभा में रचना में। तो बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब हम लोग बेटा चलते हैं प्रश्न संख्या 11 पर। और अब तक अगर आप लोगों ने क्लास को लाइक नहीं किया है तो क्लास को लाइक कर दीजिए, एक बार पसंद कर दीजिए सभी लोग। और देखते हैं कि प्रश्न संख्या 11 क्या कह रहा है। कह रहा है हरी घास पर क्षण भर किसकी काव्य रचना है? क्या ये केदारनाथ सिंह जी का है, या अज्ञेय जी का है, या भवानी प्रसाद मिश्र जी का है, या फिर धर्मवीर भारती जी का है? तो हरी घास पर क्षण भर इंद्रधनुष रौंदे हुए थे, इत्यलम कितनी नावों में कितनी बार, अरे यावर याद रहेगा, ये सब रचनाएं किसकी हैं? ये सब रचनाएं हैं अज्ञेय जी का। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी की रचनाएं हैं। अब हम लोग चलेंगे बेटा प्रश्न संख्या 12 पर। प्रश्न संख्या 12 कह रहा है प्रयोगवाद में कविता का उद्देश्य होता है। क्या सामाजिक परिवर्तन की बात हुई है, या फिर सौंदर्य बोध और आत्माभिव्यक्ति की बात हुई है, या फिर राष्ट्रीयता की बात हुई है, या फिर धर्म प्रचार की बात हुई है? तो प्रयोगवाद की अगर बात करें बेटा, तो प्रयोगवाद में सौंदर्य बोध और आत्माभिव्यक्ति की बात हुई है। तो बी वाला विकल्प इसमें आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 13 कह रहा है कि तार सप्तक में कौन शामिल नहीं थे? क्या शमशेर बहादुर सिंह नहीं थे, या अज्ञेय जी नहीं थे, या केदारनाथ सिंह जी नहीं थे, या फिर गिरिजा कुमार माथुर जी नहीं थे? तो देखिए बेटा, यहाँ पर शमशेर बहादुर सिंह थे,
अज्ञेय जी ने तो संपादन ही किया था, वह भी थे। गिरिजा कुमार माथुर की बात करें तो गिरिजा कुमार माथुर जी भी थे, लेकिन केदारनाथ सिंह बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं थे। केदारनाथ सिंह जी आपके इसमें नहीं थे, तो सी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब हम लोग चलेंगे प्रश्न संख्या 14 पर। प्रश्न संख्या 14 कह रहा है कि अज्ञेय का असली नाम क्या है, या अज्ञेय जी का असली नाम क्या है। क्या रामविलास शर्मा है, या सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय है, या फिर हरिनारायण व्यास अज्ञेय है, या फिर केदारनाथ अग्रवाल अज्ञेय है। तो बेटा बात करेंगे सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन जी को ही अज्ञेय कहा जाता है, जो बी वाले विकल्प पर हैं, और बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 कह रहा है कि प्रयोगवादी कवियों ने किस विधा में विशेष योगदान दिया है। प्रयोगवादी कवियों ने कौन सी विधा में सबसे ज़्यादा योगदान दिया है। क्या उन्होंने गीत लिखा है, या फिर दोहा लिखा है, या फिर आधुनिक कविता लिखी है, या फिर खंड काव्य लिखा है। तो प्रयोगवादी कवियों ने बेटा आधुनिक कविता को सबसे ज़्यादा लिखा है, इसलिए सी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16 कह रहा है कि मैं समय हूँ कविता किस युग की भावना को दर्शाती है। क्या ये छायावाद को दर्शाती है, या प्रयोगवाद को दर्शाती है, या फिर प्रगतिवाद को दर्शाती है, या फिर नई कविता को दर्शाती है। तो ये वाली जो रचना है बेटा मैं समय हूँ, ये प्रयोगवाद की भावना को दर्शाती है। बी नंबर इसमें आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17 कह रहा है कि चित्रलेखा किसकी रचना है। चित्रलेखा किसकी रचना है। क्या ये अज्ञेय जी का है, या भगवती चरण वर्मा का है, या धर्मवीर भारती का है, या शमशेर बहादुर सिंह का है। तो बेटा चित्रलेखा रचना की बात करें तो ये भगवती चरण वर्मा जी की रचना है। बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब हम लोग चलेंगे प्रश्न संख्या 18 की ओर। प्रश्न संख्या 18 क्या कह रहा है कि प्रयोगवाद युग में कविता किस ओर उन्मुख होती है। क्या सामाजिक मुद्दों की ओर उन्मुख होती है, या फिर व्यक्तिगत अनुभूति और कला की ओर उन्मुख होती है, या फिर देशभक्ति की ओर उन्मुख होती है, या फिर आध्यात्म की ओर उन्मुख होती है। तो प्रयोगवाद युग में बेटा व्यक्तिगत अनुभूति और कला की ओर पूरी कविता या पूरी रचनाएं उन्मुख होती हैं। बी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उन्मुख मतलब बढ़ना या अग्रसर होना होता है। अब हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 19 क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 19 कह रहा है कि प्रयोगवादी कवियों में कौन सबसे अधिक लक्षणात्मक माने जाते हैं। मतलब प्रयोगवादी के लक्षणों को उन्होंने सबसे ज़्यादा प्रयोग किया है। क्या नागार्जुन जी हैं, या केदारनाथ अग्रवाल हैं, या अज्ञेय जी हैं, या फिर सुमित्रानंदन पंत जी हैं। तो बेटा इसमें अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा लक्षण दिखा है अज्ञेय जी की रचनाओं में, इसलिए सी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 20 कह रहा है कि सपनों के से दिन रचना है। सपनों के से दिन किसकी रचना है। क्या ये नागार्जुन की रचना है, या फिर ये त्रिलोचन की रचना है, या फिर धर्मवीर भारती की रचना है, या फिर अज्ञेय जी की रचना है। तो सपनों के से दिन जो है बेटा ये त्रिलोचन जी की रचना है। किसकी रचना है, तो त्रिलोचन जी की रचना है। बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 21 क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 21 कह रहा है कि प्रयोगवाद में कौन सी शैली प्रमुख है। क्या वर्णनात्मक शैली है, या प्रतीकात्मक शैली है, या कथात्मक शैली है, या फिर गीतात्मक शैली है। तो अगर इसमें बात करें बेटा तो कौन सी शैली है, तो इसमें आप लोग जानते हैं कि प्रतीकात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। प्रयोगवाद में प्रतीकात्मक शैली प्रयोग हुआ है। बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 22। प्रश्न संख्या 22 क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 22 कह रहा है मैंने समुद्र को देखा कविता किसकी है। क्या ये गिरिजा कुमार माथुर की है, या शमशेर बहादुर सिंह की है, या धर्मवीर भारती की है, या फिर अज्ञेय जी की है। तो बेटा मैंने समुद्र को देखा ये रचना है गिरिजा कुमार माथुर जी की, इसलिए ए वाला विकल्प आपका यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 क्या कह रहा है। तो प्रश्न संख्या 23 कह रहा है कि प्रयोगवादी युग में कवियों ने किस पर बल दिया। क्या परंपरा पर बल दिया है, या धर्म पर बल दिया है, या फिर भाषा की नवीनता और शैली पर बल दिया है, या फिर ब्रज भाषा पर बल दिया है। तो इन्होंने किस पर बल दिया है, भाषा की नवीनता और शैली पर बल दिया है। सी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 24 क्या कह रहा है।
प्रश्न संख्या 24 कह रहा है तीसरा सप्तक किससे संबंधित है। तीसरा सप्तक कब आया, क्या द्विवेदी युग में आया, या फिर छायावाद युग में आया, या फिर प्रयोगवाद युग में आया, या फिर उत्तर आधुनिकता में आया। तो बेटा अगर हम लोग बात करें इसमें तीसरे सप्तक की, तो जो तीसरा सप्तक रहा है ये प्रयोगवाद के एकदम से अंत में आया है और यहीं से आपका कौन सा नई कविता का युग शुरू हो जाता है। तो इसलिए सी वाला विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 25। प्रश्न संख्या 25 कह रहा है प्रयोगवादी कवियों ने किस युग के विरुद्ध प्रतिक्रिया व्यक्त की है। क्या इन्होंने भक्ति काल के विरुद्ध लिखा है, या छायावाद के विरुद्ध लिखा है, या रीति काल के विरुद्ध लिखा है, या फिर द्विवेदी युग के विरुद्ध लिखा है। तो इन लोगों ने बेटा छायावाद के विरुद्ध लिखा है। बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब तक अगर आप लोगों ने बेटा क्लास को लाइक नहीं किया है तो सभी लोग एक बार क्लास को लाइक कर दीजिए और हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 26 पर। प्रश्न संख्या 26 कह रहा है कि तार सप्तक में सम्मिलित कवियों की संख्या कितनी थी। 5 थे, या फिर 7 थे, या फिर 8 थे, या फिर 10 थे। तो बेटा कितने कवि सम्मिलित थे, तो इसमें 7 कवि सम्मिलित थे। तार सप्तक में 7 कवि सम्मिलित थे। बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 27 कह रहा है प्रयोगवाद की कविता में अधिक बल दिया गया। तो किस पर बल दिया गया है, क्या राष्ट्रवाद पर बल दिया गया, या प्रतीकों और बिंबों पर बल दिया गया, या धार्मिक भावनाओं पर बल दिया गया, या फिर शौर्य पर बल दिया गया। तो किस पर दिया गया बेटा, तो प्रतीकों और बिंबों पर बल दिया गया है। तो बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 28 है कि निम्न में से कौन प्रयोगवादी कवि नहीं थे। प्रयोगवादी कवि की बात हो रही है। क्या शमशेर बहादुर सिंह नहीं थे, या फिर अज्ञेय जी नहीं थे, या फिर मैथिली शरण गुप्त नहीं थे, या फिर गिरिजा कुमार माथुर नहीं थे। प्रयोगवाद में अगर देखें तो मैथिली शरण गुप्त जी प्रयोगवाद में नहीं थे, ये द्विवेदी युग में थे। तो सी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 29 क्या कह रहा है, प्रश्न संख्या 29 कह रहा है कि सिर्फ वह कविता किसकी है। क्या ये शमशेर बहादुर सिंह का है, या अज्ञेय जी का है, या धर्मवीर भारती का है, या फिर केदारनाथ सिंह जी का है। तो सिर्फ वह किसका है बेटा, सिर्फ वह कविता है शमशेर बहादुर सिंह जी का। ए वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 क्या कह रहा है, प्रश्न संख्या 30 कह रहा है कि प्रयोगवाद का मुख्य उद्देश्य था। मुख्य उद्देश्य क्या था, क्या सामाजिक क्रांति थी, या सौंदर्य और प्रयोग की अभिव्यक्ति थी, या धार्मिक मूल्यों की स्थापना थी, या ऐतिहासिक वर्णन था। तो इसमें क्या रहा बेटा, सौंदर्य और प्रयोग की अभिव्यक्ति रही है। बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 31, आप सभी लोग बेटा जो उत्तर दे रहे हैं बहुत अच्छे दे रहे हैं, और जो लोग नहीं दे रहे हैं वह लोग भी प्रश्नों का उत्तर कमेंट सेक्शन में ज़रूर देते रहें, कमेंट करते रहें। और अगर किसी प्रश्न पर कोई कन्फ्यूज़न है तो वो भी आप बताते रहिए। पूछा गया है कि अज्ञेय का प्रमुख उपन्यास है, अज्ञेय जी का उपन्यास कौन सा है। क्या सूरज का 7वां घोड़ा है, या चित्रलेखा है, या फिर शेखर एक जीवनी है, या फिर गुनाहों का देवता है। तो बेटा सूरज का घोड़ा और गुनाहों का देवता, सूरज का 7वां घोड़ा और गुनाहों का देवता, ये है धर्मवीर भारती जी की रचना। किसकी है, धर्मवीर भारती जी की रचना है, आप लोग पढ़े होंगे। और चित्रलेखा की बात करें तो चित्रलेखा किसकी रचना है, तो ये है भगवती चरण वर्मा जी की, भगवती चरण वर्मा जी की ये रचना है। कौन सी, चित्रलेखा। लेकिन शेखर एक जीवनी ये किसकी रचना है, तो ये रचना है अज्ञेय जी का। यानी 31 नंबर प्रश्न का सी वाला विकल्प सही होगा। यहाँ से एक चीज़ आपको और याद रखना है, इसका विधा भी, तो विधा क्या है, उपन्यास है। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 32 की ओर। प्रश्न संख्या 32 क्या कह रहा है कि प्रयोगवाद की कविता को किस युग की भूमिका माना जाता है। क्या छायावाद युग की भूमिका है, या फिर नई कविता की भूमिका है, या फिर प्रगतिवाद की भूमिका है, या फिर उत्तर आधुनिकता की भूमिका है। तो बेटा प्रयोगवाद के बाद में आता है नई कविता, और ये भूमिका किसकी बनी, नई कविता की ही भूमिका बनी है। बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे बेटा प्रश्न संख्या 33 क्या कह रहा है। तो प्रश्न संख्या 33 कह रहा है कि तार सप्तक का मुख्य उद्देश्य था। क्या धार्मिक चेतना फैलाना, या फिर नए कवियों का परिचय देना, या फिर वीर रस का चित्रण, या फिर पारंपरिक शैली को बनाए रखना। तो तार सप्तक का मुख्य उद्देश्य क्या रहा है बेटा, तो यहाँ पर हमने आपको पहले ही बताया कि तार सप्तक इसलिए लाया गया था
ताकि नए कवियों का परिचय दिया जा सके। तो यहाँ पर कौन सा विकल्प होगा? बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 34 क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 34 कह रहा है कि गिरिजा कुमार माथुर किस कविता संकलन में शामिल थे? मतलब कौन से सप्तक में? क्या दूसरे तार सप्तक में, या पहले तार सप्तक में, या तीसरे तार सप्तक में, या फिर सप्तपर्ण उसप्त में? तो बेटा तार सप्तक में थे और दूसरे तार सप्तक में थे, ये हमने आप लोगों को अभी कुछ देर पहले एक प्रश्न की व्याख्या में बताया था। अब हम लोग चलेंगे प्रश्न संख्या 35 की ओर। प्रश्न संख्या 35 कह रहा है कि प्रयोगवादी कविता में कवि का दृष्टिकोण होता है सामूहिक है, या दार्शनिक है, या फिर आत्माभिव्यक्ति परक है, या फिर ऐतिहासिक है? तो इसमें अगर देखें बेटा तो कौन सा है? आत्माभिव्यक्ति परक है, सी वाला विकल्प है। एक बार सभी लोग क्लास को लाइक कर दीजिए और लाइक करने के साथ साथ इसे शेयर कर दीजिए। आप लोग इसमें 50 प्रश्नों की सीरीज इस सेशन में देखेंगे, जिसमें आप लोगों का 35 प्रश्न हो गया है। अभी 15 प्रश्न आप लोगों के और बाकी हैं। अब चलते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 36 की ओर। प्रश्न संख्या 36 कह रहा है कि प्रयोगवाद के विकास की पृष्ठभूमि बनी। क्या पृष्ठभूमि रही है? क्या छायावादी संवेगशीलता रहा है, या द्विवेदी युग की भाषा रही है, या फिर रीतिकाल श्रृंगार रहा है, या फिर सूफी प्रेम रहा है? तो अगर हम लोग बात करें बेटा तो प्रश्न संख्या 36 में क्या रहा है? तो यहाँ पर छायावादी संवेगशीलता रही है और इसी पृष्ठभूमि पर इन लोगों ने रचनाएं किया है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब हम लोग चलेंगे प्रश्न संख्या 37 की ओर। प्रश्न संख्या 37 कह रहा है कि धर्मवीर भारती का प्रसिद्ध काव्य है। प्रसिद्ध काव्य पूछा गया, क्या कनप्रिया है, या फिर गीत फरोश है, या फिर गीतांजलि है, या फिर पथ के साथी है? तो कनप्रिया किसकी है बेटा? कनप्रिया है धर्मवीर भारती की। अच्छा, और एक चीज़ ध्यान रखना, कवि प्रिया है किसका? कवि प्रिया है केशवदास जी का। तो ये आपको ध्यान में रखना है। प्रश्न संख्या 38 क्या कह रहा है? तो प्रश्न संख्या 38 कह रहा है कि प्रयोगवादी काव्य की एक विशेषता नहीं है। क्या आत्म केंद्रितता नहीं है, या प्रतीकात्मकता नहीं है, या परंपरा से चिपकाव नहीं है, या भाषा का नवाचार नहीं है? तो ये लोग बेटा परंपरा से चिपकाव नहीं रखते थे, अर्थात परंपरा को पकड़कर नहीं बैठे हुए थे। बाकी आत्म केंद्रितता था, प्रतीकात्मकता था, भाषा का नवाचार भी रहा है। तो सी वाला विकल्प यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 39 क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 39 है कि मैं समय हूँ किस कवि की रचना है? मैं समय हूँ ये किस कवि की रचना है? क्या ये धर्मवीर भारती का है, या गिरिजा कुमार माथुर का है, या आज्ञे जी का है, या शमशेर बहादुर जी का है? तो बेटा ये किसकी रचना है? ये है गिरिजा कुमार माथुर जी की रचना। बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कमेंट सेक्शन में सभी लोग उत्तर देते रहें, उत्तर जरूर बताते रहें। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 40। प्रयोगवाद के कवियों का रचना काल था। तो कौन सा रचना काल था? क्या इनका 1920 से 1936 रहा है, या 1936 से 1943 रहा है, या 1943 से 1959 रहा है, या 1954 से 1960 रहा है? तो देखिए पहला तार सप्तक आता है 1943 में। पहला तार सप्तक आता है 1943 में, यहाँ से शुरुआत होता है प्रयोगवाद का। और दूसरा आता है 1951 में, और तीसरा आता है 1959 में, और 1959 से नई कविता का शुरुआत हो जाता है। तो प्रयोगवाद की बात करें तो 1943 से 1959 तक का काल प्रयोगवादी कविता का युग कहा जाता है। सी वाला विकल्प बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 41 कह रहा है कि धूप के धान रचना किस कवि की है? क्या ये आज्ञे जी की रचना है, या फिर ये शमशेर बहादुर सिंह की रचना है, या फिर धर्मवीर भारती जी की रचना है, या फिर गिरिजा कुमार माथुर जी की रचना है? तो धूप के धान की बात करें बेटा तो ये गिरिजा कुमार माथुर जी की रचना है। डी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 42 कह रहा है, प्रश्न संख्या 42 कह रहा है छायावादोत्तर काव्य प्रवृत्तियों में प्रयोगवाद का स्थान है। क्या ये प्रारंभ में रहा है, या मध्य में रहा है, या फिर अंत में रहा है, या फिर छायावाद से बिल्कुल पूर्व रहा है? तो छायावादोत्तर मतलब छायावाद के बाद वाला काल। तो छायावाद के बाद में 3 काल चला, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता। तो ये कब रहा है बेटा? तो छायावाद के तुरंत बाद में चला है प्रगतिवाद, उसके बाद में प्रयोगवाद, और फिर नई कविता आया। यानी कि ये क्या है? ये मध्य में रहा है। बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 43 कह रहा है कि संध्या के बादल
किस कवि का संग्रह है? संध्या के बादल रचना किस कवि का संग्रह है? क्या ये गिरिजा कुमार माथुर का है, या धर्मवीर भारती का है, या फिर ये अज्ञे जी का है, या फिर शमशेर बहादुर सिंह जी का है? तो बेटा संध्या के बादल जो रचना है ये शमशेर बहादुर सिंह जी की रचना है। तो डी वाला विकल्प आपका यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 44 क्या कह रहा है कि प्रयोगवाद से प्रेरित सप्तक कितने प्रकार के रहे, मतलब कितने तार सप्तक आए? तो हमने आपको कई बार बताया है, पहला है मतलब पर एक, फिर या दो रहे हैं, या तीन रहे हैं, या चार रहे हैं। तो तीन तार सप्तक आया है, पहला तार सप्तक, दूसरा तार सप्तक और तीसरा तार सप्तक, इसलिए सी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 15 कह रहा है कि ध्रुव स्वामी किस कवि की रचना है? क्या धर्मवीर भारती का है, या अज्ञे जी का है, या गिरिजा कुमार माथुर का है, या फिर शमशेर बहादुर सिंह जी का है? तो बेटा ध्रुव स्वामी आया है धर्मवीर भारती जी का, और ध्रुव स्वामिनी की बात करेंगे तो वो नाटक है, और वो किसका है? तो वो है जयशंकर प्रसाद जी का। चलिए 45 प्रश्न कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने अब तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो क्लास को लाइक कर दीजिए बाबू सभी लोग। और हम लोग अब चलते हैं प्रश्न संख्या 46 की ओर। प्रश्न संख्या 46 कह रहा है कि प्रयोगवादी कवि शैली में कौन सी विधा अधिक प्रयोग करते थे? क्या दोहा का प्रयोग करते थे, या नवगीत का प्रयोग करते थे, या मुक्त छंद का प्रयोग करते थे, या फिर सवैया का प्रयोग करते थे? तो ये लोग बेटा मुक्तक छंद का ज़्यादातर प्रयोग किए हैं, इसलिए सी वाला विकल्प यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 47 क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 47 कह रहा है कि प्रयोगवाद के समय को किस रूप में देखा जाता है? क्या आत्मा की खोज का युग माना जाता है, या भाषा की दृष्टि से पिछड़ा युग माना जाता है, या विचार विहीन, या फिर परंपरावादी? तो परंपरावादी थे नहीं, और विचार और तर्क इनमें भी था, और भाषा की दृष्टि से लोग नवाचार चाहते थे, तो ये भी नहीं होगा। तो क्या होगा? आत्मा की खोज का युग रहा है। प्रयोगवादी युग कैसा रहा है? आत्मा की खोज का युग रहा है। चलते हैं प्रश्न संख्या 48 की ओर। प्रश्न संख्या 48 क्या कह रहा है कि तीसरा सप्तक का प्रकाशन कब हुआ? कब हुआ था? क्या 1951 में, या 1959 में, या 1960 में, या 1964 में? तो तीसरा तार सप्तक कब आया है? 1959 में। बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। फिर प्रश्न संख्या 49 कह रहा है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, कनुप्रिया में किस भाव की प्रधानता है? क्या श्रृंगार भाव की प्रधानता है, या करुणा की प्रधानता है, या आध्यात्मिक प्रेम की प्रधानता है, या क्रांति की प्रधानता है? तो बेटा कनुप्रिया में आध्यात्मिक प्रेम की प्रधानता रही है, तो सी वाला विकल्प यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 50 क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 50 कह रहा है कि प्रयोगवाद के पश्चात कौन सा युग आता है? क्या छायावाद आता है, या प्रगतिवाद आता है, या नई कविता का युग आता है, या फिर रीतिकाल आता है? अभी हमने आप लोगों को बताया है कि कौन सा युग आता है। हमने बताया है कि छायावादोत्तर काल में 3 युग हैं, और उन तीनों युगों के बारे में हमने आप लोगों को बताया है। तो ये आप लोगों का होमवर्क है, कमेंट सेक्शन में आप लोग इसका जवाब सभी लोग दीजिएगा अभी कि कौन सा आया है, जब क्लास एंड हो जाए उसके बाद में। तो चलिए अब यहाँ से बेटा 50 प्रश्न हम लोग कर चुके हैं। अब तक जिन लोगों ने क्लास को यानी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए। क्लास को आप सभी लोग लाइक कर दिया करें, और अपने मित्रों के पास इसे शेयर करके उन्हें भी सजेस्ट करें, क्योंकि स्कूल के बच्चे हों या कंपटीशन वाले बच्चे हों, सबके लिए बहुत ही शानदार क्लास है। कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर बताइए कि आपके कुल कितने प्रश्न सही गए, और आपको ये प्रश्नों की सीरीज कैसी लगी। फिर मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।